Good morning, dear students. Welcome back to my show and my channel Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ आज यूनिट नंबर 3 क्लास +2 उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के हैं, हरियाणा बोर्ड के हैं और अदर बोर्ड्स के लिए, उन सभी के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। और कल हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी दो केमिकल्स की, एक लेड ब्रोमाइड की और दूसरी थी हमारी कौन सी थी, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले आज अपना होमवर्क नोट करेंगे आप लोग, डू योरसेल्फ, नोट करें प्लीज। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। Please note down the first point. Second point, electrolysis of copper sulfate aqueous solution using copper electrode। दोनों में फर्क है, यहाँ प्लेटिनम और यहाँ पर है कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। टोटल 6 इलेक्ट्रोलिसिस पॉइंट्स हैं हमारे, तो आपके साथ मैं 4 शेयर करूंगा, तो 2 आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको आर्टिकल क्लियर हो जाए। अब आज के लेक्चर पे लिए चल रहा हूं मैं आपको, वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डिल्यूटेड वाटर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर विथ दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक के साथ आज का लेक्चर आपके साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या आपने करना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज taken in the electrolytic cell having graphite electrodes। इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। It is connected with cell and an ammeter in series। We add drops of some acid into the water and एसिड हमारा कौन सा यूज किया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड। एंड व्हेन वी passes the electric current through it, we noted the following changes। We note down the following changes। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डिल्यूटेड वाटर। अब हम इसके केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। वाटर के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो इसको डिसोशिएट कर देना है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा ये कैसे लिखा है मैंने। इसके अंदर डाला हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, ये टूटेगा
दो H पॉजिटिव प्लस SO4 -2 आयंस। क्लियरली समझ आ रहा होगा? कल समझाया था पॉजिटिव विल गो टू नेगेटिव, नेगेटिव इज कैथोड, एंड नेगेटिव विल गो टू पॉजिटिव, दैट इज एनोड। तो अब आप दो रिएक्शंस लिखेंगे कल की तरह ही, एक एनोड पे और एक हमारा कैथोड पे। और कल मैंने बहुत ही अच्छी तरह आपको समझाया है। कल का जो लेक्चर अगर आपने पूरा अच्छे से देखा है तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया है कि हमें कैसे एनोड पे इसका डिस्चार्ज, अब ये दो आए हैं, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है बेटा। OH नेगेटिव आयन हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन SO4 -2 OH क्या करेगा बेटा? न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज हो गया OH और इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब आपको पता है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, नहीं है ना? क्लियर है? तो इसको क्या किस में बदलेंगे? OH विल चेंज इनटू, दिस इज द प्राइमरी प्रोसेस, ये सेकेंडरी प्रोसेस। याद रखना है वाटर में और साथ में किसमें? ऑक्सीजन में। और बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको कितने से कर दिया? 4 से। तो देखो हाइड्रोजन 4 हो गई, ऑक्सीजन 4 है, 2 + 2 4 हो गई। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिला? ऑक्सीजन गैस। वाटर दूसरे में चला जाएगा सॉल्यूशन में, तो आपको क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन। अब कैथोड पे दोनों ही H पॉजिटिव आयंस हैं, ये कैथोड पे गए, कैथोड पे जाके क्या करेंगे? इसमें रिएक्शन at cathode we have what? H positive ion न्यूट्रलाइज करेंगे। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो यह क्या बन गया? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू हाइड्रोजन गैस। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड डिल्यूटेड वाटर। तो आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये कैसे हमने टॉपिक को किया, ठीक है? और कई इसमें प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं, कैथोड पे क्या बना है, एनोड पे क्या बना है, वो मैंने राउंड कर दिया कि व्हाट आर द प्रोडक्ट एट कैथोड, व्हाट आर द प्रोडक्ट एट एनोड। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी वो नहीं रहा है कि हमें सर समझ नहीं आया। मैं दोबारा ये वाला पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखें, OH है यहाँ पर बेटे, ध्यान से देखें प्लीज। OH इज नॉट ए प्रोडक्ट। OH को बदलना है पानी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। क्या बताया मैंने? OH को किस में बदलोगे? पानी प्लस ऑक्सीजन। पानी का फॉर्मूला H2O प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद आपने इसको बैलेंस कर देना है, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? अब आपको याद हो गया, तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ इलेक्ट्रोलिसिस। Fourth electrolysis is, you write down, electrolysis of aqueous sodium chloride कल मोल्टन किया था, आज एक्वस है बेटा। और होप आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और बहुत ही आसान लग रहा होगा पढ़ाया हुआ। किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता कि आपको आ गई होगी। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड will dissociate into Na positive plus Cl negative। क्लियर? एक्वस का मतलब है पानी। पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो यहां पर रिवर्सिबल साइन डालेंगे। किसमें टूटा?
H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर हो गया? फिर वही पुराना सिस्टम मेरा जो कि बहुत ही आसान बताया। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। क्लियर हो गया? तो एट एनोड, अब आप देख रहे हैं यहां पर दो आयंस हैं। ये लर्न करना है क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल करना है। क्लोरीन नेगेटिव आयन हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन OH negative ion. Chlorine negative will change into chlorine plus electron. न्यूट्रलाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। क्लोरीन प्लस क्लोरीन will change into what? क्लोरीन गैस। अब देखिए ध्यान से, आपको क्लियर समझ आ गया? तो प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। अब ये स्टूडेंट्स कैथोड पे रिएक्शन लिखना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको बताऊंगा मैं, एक याद करने का तरीका। यहाँ हमने क्लोरीन देखा था बेटा, क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है ना, तो यहाँ पर इसका क्रॉस देखना है। क्रॉस मतलब डायगोनल, तो क्लोरीन का डायगोनल कौन है? H पॉजिटिव है, तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या रहेगा? कम रहेगा। ये डाटा से है, वैसे लर्न करने का तरीका बताया मैंने, क्रैम्प करने का कि भी कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एट कैथोड, दोबारा लिखना पड़ेगा, H पॉजिटिव आयन हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन Na पॉजिटिव आयन। हो गया क्लियर? H पॉजिटिव will gain the electron and change into hydrogen atom. Hydrogen atom is not a product, तो क्या करोगे आप? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बना? क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना? हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड? ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं, मैंने यहां से रब कर दिया, अपनी कॉपी पे देखें। सोडियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस बने, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे? कास्टिक सोडा। तो ये हमारा इसमें क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट। NaOH will be the product of electrolysis of aqueous NaCl, जो कि हमने +1 में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ठीक है, तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा। दो मैंने आपको दे दिए, अगर फिर भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और अगर कहीं से नहीं समझ आएगा तो मैं आपको उसको लेक्चर को डाउट्स को लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तक आप खुद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं करोगे, सारा का सारा अगर मैं ही कराऊंगा तो आपको समझ कम आएगा। ठीक है, तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द 2 टॉपिक्स वी हैव डिस्कस। आज हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बेटा? फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट आर्टिकल है और ध्यान से करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है आर्टिकल का नाम? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया, जिससे कि आपको क्लियर समझ आया है। क्या बोला मैंने? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसके 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ and then we have the second law. अब मैं पहले आपको इसको ब्रीफ करूंगा, समझाऊंगा, और फिर आपको समझ आ जाएगा। तो फिर कंप्लीट नोट आपके साथ
शेयर करूंगा, तो आपने साथ साथ मेरे नोट कर लेना है। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई स्पीड तो नहीं लग रही आपको कि बहुत बहुत तेज पढ़ा रही है सर? तो ऐसा कुछ होता है तो आप बता दिया करें कमेंट्स के अंदर ऐसे, क्योंकि इंटरेक्शन तो है नहीं हमारी आपस में। तो लेकिन आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं कि सर थोड़ा स्पीड कम से पढ़ाया करें, या कुछ आपको देखने में प्रॉब्लम आती है, विजिबिलिटी की है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं बेटा। अब मैं आपको सबसे पहले फैराडे का फर्स्ट लॉ समझाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनिए। अब सपोज करो ये मेरा पेन है, और कल भी मैंने आपको बताया था कि हमें कोटिंग करनी होती है, समझ रहे हैं ना, कोटिंग, ठीक है। अब इस पेन के ऊपर अगर मुझे गोल्ड की कोटिंग करनी है, गोल्ड की, सोने की परत चढ़ानी है, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा? अच्छे से समझ गए थे पहले लेक्चर के अंदर, कैथोड बनाऊंगा। आ रहा समझना? कैथोड बनाऊंगा। अब इसके ऊपर कितनी गोल्ड की लेयर डिपॉजिट होगी, समझा रहा है? इसके ऊपर कितने मिलीमीटर की या कितने एमएम की लेयर डिपॉजिट होगी गोल्ड की, वो डिपेंड करेगा इसके अंदर हम करंट कितना पास करते हैं। और डिपोजिशन और इसके अंदर क्या रिलेशन है इनका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं ज्यादा करंट पास करूंगा तो इसके ऊपर गोल्ड की मोटी परत चढ़ेगी, और अगर कम पास करूंगा तो इसके ऊपर गोल्ड की क्या होगी? कम परत चढ़ेगी। बिल्कुल अंडरस्टैंड हो गया? हिंदी में बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज द फैराडे फर्स्ट लॉ। अभी लिखेंगे, हिंदी में समझा रहा हूं, हिंदी में समझना बहुत जरूरी है कि कितनी मात्रा सब्सटेंस की किसी सब्सटेंस के ऊपर डिपॉजिट होती है, वो निर्भर करती है हमारे किसके ऊपर? हमारे करंट के ऊपर, कि हम करंट सॉल्यूशन के अंदर से कितना पास कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब आ जाओ सेकंड लॉ पे। अब एक पेन ले लिया, एक और पेन ले लिया, दो पेन ले लिए मैंने, और इनको सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। अब दो अलग अलग मेटल्स के सॉल्यूशंस हैं, एक कॉपर सल्फेट का है, एक जिंक सल्फेट का है। तो एक के ऊपर कॉपर की परत चढ़ेगी, एक के ऊपर किसी परत चढ़ेगी जिंक की, लेकिन करंट सेम सप्लाई दे रहे, क्योंकि मैंने बताया सीरीज कनेक्शन है, सीरीज आप जानती हैं, एक समान करंट जाता है। तो अब एक के ऊपर मोटी परत चढ़ी, एक के ऊपर पतली परत चढ़ी, एक की कॉपर, एक की जिंक। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल। इक्विवेलेंट मासेस पढ़ाया था ना मैंने आपको सेकंड यूनिट के अंदर, तो सेकंड यूनिट में नहीं पढ़ा तो सेकंड पार्ट लेक्चर दोबारा देख ले मेरा, तो आपको समझ आ जाएगा इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। वो तो निकालने का बताया था, तो मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो लेक्चर देखने के लिए वहां पर आप सॉल्यूशन चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमने दो अलग अलग सॉल्यूशंस लिए, तो अब डिपोजिशन का जो रेट होगा इस कैथोड के ऊपर, जो भी मेटल आप लगाओगे, तो वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट मास। और ये किसने बताया? आपने वैज्ञानिक, जिसका नाम था फैराडे, और ये क्या कहलाता है? फैराडे का सेकेंड लॉ। तो अब ये दोनों लॉज मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में क्लियर समझा दिया है, लेकिन अब क्योंकि पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो यू हैव टू राइट द नोट्स। तो अब मैं आपको नोट्स दूंगा, तो अब आप नोट्स करेंगे। तो अब आपको मैंने टॉपिक क्लियर समझा दिया, अब मेरे साथ साथ आप, मैं बताता जाऊंगा, आप लिखते रहेंगे, तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूं फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, it states that the amount of substance deposited is
directly proportional to the current passes through the electrolytic solution is called as Faraday's first law of electrolysis। तो अब आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ध्यान से आप सुन भी रहे थे, साथ साथ मैं बोल भी रहा था और साथ साथ मैंने लिख भी दिया। तो कई बार आपको क्लियरिटी नहीं आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैथमेटिकली we have W, capital W is proportional to Q। What is this Q? Q is charge। अभी लिख रहा हूँ सारा, तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ रहा मैं आपके लिए। Where W is the weight of the substance deposited, Q is the amount of charge। Okay, therefore W is equal to Z into Q। okay, अब this is let it be question number 1। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया, Z कहां से आ गया? Z is proportionality constant, where Z is the proportionality constant। जब भी कोई प्रोपोर्शनल चीज होती है उसको हटाते हैं कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट लगता है। कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब थोड़ी सी और डेरिवेशन है। क्यू के बारे में पढ़ा हुआ है आपने फिजिक्स में। क्यू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। ठीक है, व्हाट इज दिस? मैं बता रहा हूं, सारा लिखवा लो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आप घबरा जाएं। जैसे मैंने बोला होगा फिजिक्स, तो आप सोचेंगे सर पता नहीं फिजिक्स बताने लग गए। तो आई इज करंट इन एम्पियर। पता नहीं यूनिट आपको, करंट की एम्पियर होती है। एंड टी स्मॉल टी है बेटे, स्मॉल टी, कैपिटल टी नहीं लिखना है। कैपिटल टी टेम्परेचर होता है, टी इज टाइम इन, ऐसा यूनिट्स पता ही क्या होती है? सेकंड्स होती है, टाइम इन सेकंड। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सी इक्वेशन में? 1 में। तो क्या आ गया हमारा? ये क्यों पढ़ा रहा हूं? न्यूमेरिकल्स हैं इसके, उसके लिए ये पढ़ाया जा रहा है, I into T। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर Faraday's फर्स्ट लॉ। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन। मैं हर चीज क्लियर बता रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ Z is electrochemical equivalence। When I is 1 ampere, T is 1 second, then अगर ये 1 होगा तो W will be Z और Z is equal to W। यहां से डेफिनेशन बनानी है, मैं आपके साथ डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं।
अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस may be defined as the, किसके बराबर है बेटा ये W अभी बताया था क्या होता है, weight, defined as the weight of the substance deposited when current of 1 ampere is passed through the solution for 1 second. For 1 second. So this is the definition of Z. Faraday law का mathematical relation. अगर सिर्फ आता है एक नंबर का फैराडे लॉ तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है बेटा, मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं कवर करना है। तो जब मैं आपके क्वेश्चंस भी पीपीटी पे तैयार कर रहा हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो भी जब चैप्टर खत्म होगा, जैसे कि पिछले चैप्टर के मैंने आपको दिए, वो बोर्ड के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अपनी कॉपी पे कर लें। और जो डाउट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि फलाना सा क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, फलाना क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उनको मैं आपको सॉल्व करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मैक्सिमम मेरे नोट्स में से सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, लेकिन हो सकता है एक या दो न्यूमेरिकल आपको ना समझ आए हो, ना निकल रहे हो सॉल्यूशंस के, तो वो प्लीज कर लें, ठीक है। तो ये था हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्लियर हो गया होगा सभी को, अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए अब हम सेकेंड लॉ पे जाते हैं। Faraday second law of electrolysis, फैराडे का सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, ठीक है। When स्टेटमेंट लिखना सीधा, when same amount of current is passed through a different, अलग-अलग different solution connected in series, the amount of substance deposited will be directly proportional to the equivalent weight of the metal. Is called as the Faraday second law. हिंदी में समझाया था, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवा दी। अब इसका कोई मैथमेटिकल नहीं है, जस्ट इतना सिंपल सा है कि ऐसे लिख रहे हैं, अमाउंट ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ जिंक मेटल डिपॉजिटेड is equal to equivalent weight of, ऊपर क्या है, कॉपर डिवाइडेड बाय, समझ आ गया होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मेटल अलग भी हो सकता है। अब मैं लिख रहा हूं अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड
डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता लगे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको दोनों लॉज जो कि मैंने बताए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेरी तरफ से लगता नहीं होगा कि भाई कमी रहेगी सर की पढ़ाने में। तो मेरी तरफ से तो कोई कमी छोड़ी नहीं है मैंने अपनी तरफ से पढ़ाने में। बाकी अब आपकी है कि भाई आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है। और मैं फिर से एक ही बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अब क्लासरूम तो है नहीं, क्लास में तो इंटरेक्शन हो जाती है, आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा कैसा समझ आया, तो आपसे फीडबैक लिया जा सकता है। क्योंकि अब तो ऑनलाइन है, इसमें तो फीडबैक सिर्फ कमेंट्स हैं, कमेंट्स में आप फीडबैक कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कहीं पर वीडियो में समझ नहीं आता है तो दोबारा उस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा उसको रन करके देख लें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100% अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे। एक या दो बार करेंगे तो रिपीट करोगे तो नेचुरल सी बात है, वो चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे कि हम गाने को 2-2 3-3 बार सुन लेते हैं तो हमें गाना याद हो जाता है। तो ऐसे ही जब वीडियो को सुनोगे, देखोगे और सुनोगे, वीडियो दिख रहा है आपको, लिखा हुआ दिख रहा है, सुना हुआ दिख रहा है, सुन रहा है आपको, तो अगर बार बार उसको रिपीट करोगे तो नेचुरल सी बात है, आपको समझ आ जाएगा। नाउ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।